प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं पहले आपसे बता चुका था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और हमें आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, लेकिन यहाँ 31 तारीख को जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि अभी कैटरेक्ट की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, अभी प्रतीक्षा कीजिए। तो मेरा सर्जरी नहीं हुई तो मैं अब फ्री हूँ और कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज हमें 27 मार्च को दिया गया दिल्ली में। अब 45 डेज बाद करीब 10-12 मई को दूसरा डोज मिलेगा, उसके बाद ही मैं इलाहाबाद आ पाऊँगा। लेकिन इस बीच मैंने सोचा कि अब बैठे क्या करूं, तो मैं अपनी लेक्चर सीरीज पुनः प्रारंभ करता हूं। जैसा मैंने पहले बताया था, आज हम जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति की संकल्पना पर हम विचार विमर्श करेंगे। जियोसिंक्लाइन के जानने के पहले ये हम समझ लेते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे कि आज के चर्चा में किन बातों पर विशेष जोर होगा। जियोसिंक्लाइन किसे कहते हैं, जियोसिंक्लाइन की संकल्पना किसने दी, इसका विस्तरण किसने किया, इसका महत्व क्या है और इसके विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो प्रारंभ में हमारा जो ग्लोब है वो दो तरह के आकृतिक भागों से घिरा हुआ था। एक तो रिजिड मासेस, दृढ़ भूखंड जिसे क्राइटन कहते हैं, और दूसरा जल के गतिशील क्षेत्र, मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर। So these rigid masses were surrounded by mobile zones of water, जिन्हें भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन नाम दिया गया। और इन्हीं रिजिड मासेस, दृढ़ भूखंडों या क्राइटन के चारों तरफ पर्वतों के निर्माण होने से महाद्वीपों का विकास और विस्तार होता गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्राइटन या रिजिड मास महाद्वीपों के नाभिक केंद्र रहे हैं, न्यूक्लियस रहे हैं, नाभिक सेंटर रहे हैं। अब हम आते हैं जियोसिंक्लाइन पर, भूसन्नति पर। ये भूसन्नति की संकल्पना जो है सर्वप्रथम हॉल और डाना विद्वानों ने दी थी, और डाना ने इस संकल्पना को यानी भूसन्नति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था और हॉल ने उसका विस्तरण किया था। हॉल और डाना के अनुसार भूसन्नतियां, जियोसिंक्लाइन्स लंबी, लॉन्ग, नैरो, सकरी और छिछली जलीय क्षेत्र होती हैं। So geosinclines are long, narrow and shallow water bodies according to हॉल एंड डाना। अब इनका ये भी कहना था कि सभी पर्वतों का, मुख्य रूप से वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं भूसन्नतियों से हुआ है। All the mountains have come out of geosinclines। अब अगर हम टेरिशरी युग के वलित पर्वतों पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है, हिमालय है, इनकी ऊंचाई को देखते हैं तो उतनी ही इनकी गहराई नीचे की तरफ भी है। इतनी मोटी चट्टानों का निर्माण जो है छिछले भूसन्नति में कैसे संभव हो सकता है। और दूसरी बात कि ये कैसे प्रमाणित होगा कि भूसन्नतियां छिछली थीं और इन्हीं से हिमालय और आल्प्स जैसे, रॉकीज जैसे ऊंचे पर्वत निर्मित हुए हैं। तो हॉल एंड डाना ने
इन पर्वतों की अवसादी चट्टानों का निरीक्षण और अध्ययन किया और पाया कि ये सागरी उत्पत्ति की हैं और इनमें जो सागरी जीवों के अवशेष हैं, मरीन फॉसिल्स, वो शैलो सीस के हैं, यानी वे सागरीय जीव छिछले सागर में ही पनप सकते हैं। इस आधार पर बताया गया है कि भूसंरचनाएं छिछली, संकरी और लंबी जलीय क्षेत्र थी जो जिनमें गतिशीलता होती रहती थी। गतिशीलता। अब सवाल उठता है, ये प्रश्न उठता है कि अगर ये भूसंरचनाएं छिछली हैं जो सागरीय जीवों के अवशेषों से प्रमाणित भी हो जाता है, तो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के निर्माण के लिए इतनी विशाल शैलों का निर्माण कैसे हुआ? तब बताया गया कि इन भूसंरचनाओं में जो क्राटन थे, रिजिड मासेस के अपर्दन, इरोजन के द्वारा जो सेडिमेंट्स, अवसाद उत्पन्न होते थे, धीरे धीरे इन भूसंरचनाओं में जमा होता गया। इसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण, जिस कारण ये भूसंरचनाओं में अवतलन होता गया, यानी सब्सिडेंस होता गया और काफी नीचे तक इनमें अपार सेडिमेंट्स राशि का निक्षेप होता चला गया। तो जियोसिंक्लाइन्स वेयर लॉन्ग, नैरो एंड सैलो मोबाइल वाटर बॉडीज characterized by regular sedimentation and subsidence। तो ये हॉल एंड डाना ने ये जो है भूसंरचना के विषय में प्रारंभिक अपनी बातें बताई। आगे चल करके हाग महोदय ने इस संकल्पना का और अधिक विस्तरण किया और इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। इसीलिए एक प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट जे स्टीयर्स ने यह प्रतिपादित किया कि while the concept of geosyncline belongs to Hall and Dana, the theory of geosyncline is due to Haag। यानी स्टीयर के शब्दों में भूसंरचना की संकल्पना तो हॉल और डाना के कारण हुई है, लेकिन उसको सैद्धांतिक रूप हाग महोदय ने दिया है। हाग महोदय के अनुसार भूसंरचनाएं लंबे, सकरे किंतु गहरी जलीय क्षेत्र थी। ध्यान दीजिएगा, हॉल एंड डाना की भूसंरचनाएं जियोसिंक्लाइन्स छिछली, शैलो थी, लेकिन हाग की भूसंरचना जो है गहरी थी, क्योंकि हाग महोदय ने इसको जो वर्तमान समय में वलित पर्वत हैं, इनकी विशालकाय चट्टानों को समाविष्ट करने के लिए उन्होंने गहरी भूसंरचना की संकल्पना की और इन्होंने प्राचीन काल के पैलियो जियोग्राफिकल मैप बनाया, जिसमें 5 रिजिड मासेस और 4 भूसंरचनाओं का निरूपण किया, जैसे नॉर्थ अटलांटिक रिजिड मास, सिनो साइबेरियन रिजिड मास, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मेडागास्कर रिजिड मास, अफ्रीका ब्राजील रिजिड मास एंड पैसिफिक रिजिड मास। और इनके चारों तरफ 4 भूसंरचनाएं थी, रॉकीज जियोसिंक्लाइन, यूराल जियोसिंक्लाइन, टेथीज जियोसिंक्लाइन एंड पैसिफिक जियोसिंक्लाइन। ये जियोसिंक्लाइनों द्वारा, इन्हीं भूसंरचनाओं द्वारा जो है ये रिजिड मासेस चारों तरफ से घिरी हुई थी और इन्हीं के से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब भूसंरचनाओं के जियोसिंक्लाइन्स की विशेषताओं को हम फिर समराइज करते हैं। हम सारांश में बताते हैं कि जियोसिंक्लाइन्स जो होती हैं भूसंरचनाएं जल के जलीय क्षेत्र होती हैं। जियोसिंक्लाइन्स आर मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर। दे आर लॉन्ग, वो लंबी होती हैं। दे आर शैलो, वो छिछली होती हैं।
दे आर नैरो, वो सकरी होती हैं। देयर इज रेगुलर सेडिमेंटेशन इन जियोसिंक्लाइंस, आसपास के रिजिड मासेस के अपर्दन द्वारा निर्मित सेडिमेंट्स का, तलछट का इनमें निरंतर जमाव होता जाता है। एंड देयर इज ए रेगुलर सब्सिडेंस ऑफ जियोसिंक्लाइनल बेड्स, जियोसिंक्लाइन की तली का लगातार अवतलन, धसाव होता जाता है। ये जियोसिंक्लाइन के दोनों तरफ जो रिजिड मासेस होते हैं उनको फोरलैंड कहते हैं, और उनके आपस में सरकने के कारण जो संपीड़न उत्पन्न होता है, कंप्रेशन उत्पन्न होता है, उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। कई विद्वानों ने, जैसे इवांस ने, शुकर्ट ने, आर्थर होम्स ने जियोसिंक्लाइन के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन सभी का यहाँ विस्तरण करना समीचीन, उचित नहीं लग रहा है। अब हम आते हैं कि इन भूसन्नतियों के विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो ये एग्रीड है कि भूसन्नतियों के विकास में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है लिथोजेंसिस की, दूसरी अवस्था होती है ओरोजेंसिस की, और तीसरी अवस्था होती है ग्लिप्टोजेंसिस की। लिथोजेंसिस में क्या होता है कि विभिन्न कारकों द्वारा, जैसे होम्स ने अलग कारक बताया है, हालेंडाना ने अलग कारक बताया है, इवांस ने अलग बताया है इत्यादि, तो विभिन्न कारकों के द्वारा सर्वप्रथम इन भूसन्नतियों का निर्माण होता है। और ये भूसन्नतियाँ, जैसे बार बार बता चुका हूँ आज मैं, कि लंबी, संकरी और छिछली होती हैं, और इनके चारों तरफ रिजिड मासेस या क्रेटन होते हैं, जिनके इरोजन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा सेडिमेंट्स जनरेट होते हैं, जो इनमें जमा होता जाता है। तो लिथोजेंसिस, देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। जब इनमें अधिक मात्रा में अवसाद का निक्षेप हो जाता है तो उनके भार के कारण भूसन्नति की तली धंसती जाती है। देयर इज ए ग्रेजुअल सबसिडेंस ऑफ द बेड ऑफ जियोसिंक्लाइन बिकॉज ऑफ वेट ऑफ ओवरलाइंग सेडिमेंट्स इन देम। तो लगातार सेडिमेंटेशन और सबसिडेंस होता जाता है, जिस कारण भूसन्नति की गहराई बढ़ती जाती है और उसमें सेडिमेंट्स की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और अगला स्टेप जो होता है वो ओरोजेंसिस का, पर्वत निर्माण की दशा होती है, जबकि जो भूसन्नति के किनारों पर जो क्रेटन या रिजिड मासेस होते हैं वो विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा आमने सामने सरकते हैं, और नतीजा क्या होता है कि इससे कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है। विद द रिजल्ट द सेडिमेंट्स इन जियोसिंक्लाइन्स आर स्क्वीज्ड, जिस कारण भूसन्नति में जो मलबा है, जो तलछट है, अवसाद है, वो वलित होता है, और इस तरह से वलित होकर ऊपर उठता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और लास्ट स्टेज जो होती है ग्लिप्टोजेंसिस, माने जब पर्वत बन जाता है तो फिर उस पर बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा, अर्थात अपक्षय और अपर्दन के द्वारा उसका अपक्षय होता जाता है, और उसे जनित अवसाद अन्यत्र जमा होते जाते हैं, और फिर उसमें उभार भी होता जाता है, ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। इसे हम कहते हैं ग्लिप्टोजेंसिस। नमस्कार।